हेलो फ्रेंड्स, सिंटेक्स बोलेगा कि इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग नई लेक्चर की नई सीरीज़ से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है, सब्जेक्ट का नाम है हमारा सी प्रोग्रामिंग। जनरली इसको लोग प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसका यूज़ होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोडक्शंस। बात वही है, आइदर अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट इंट्रोडक्शंस पढ़ें, या प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ें, या इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ें, तो जनरली हम लोग सी लैंग्वेजेस में ही बात करते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शंस में कितने टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं, कंपाइलर का रोल क्या होता है, इंटरप्रेटर का रोल क्या होता है, कब कौन सी लैंग्वेज हमारी आई और किस समय किस लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलते हैं हम लोग लेक्चर्स पे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, तो जनरली हम लोगों के पास कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जिनको हम लोग किन किन कैटेगरीज में बांटते हैं। कुछ लोग उनको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, कुछ उनको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, कहीं कहीं पर वो मीडियम लेवल लैंग्वेज या इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज में भी यूज होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कब कब आई, किस किस टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर में डिफरेंसेस क्या होते हैं, अच्छा इनका नीड क्या होता है, कि कंपाइलर टर्म्स क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, और कब किस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करें, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेजेस में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अगर मैं किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो किसी ना किसी भाषा में कम्युनिकेट कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, कुछ लोग इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ लोग तमिल भोजपुरी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, तो सभी का मीडियम अलग है। तो ऐसे ही कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है, जिस लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड करता है, या जिसमें वो कोड करता है, उस लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अब जो मशीन लैंग्वेज होती है, ये आपकी 1940s में आपकी आई हुई थी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1940 में ये मशीन लैंग्वेज आई हुई थी। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं मशीन लैंग्वेज में, तो इसमें इसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, जीरो और वन। यानी दो ही नंबर्स होते हैं, जीरो और वन, और कंप्यूटर केवल यही नंबर्स को समझता है। ठीक है, तो कुछ जगह पर इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज हो या बाइनरी लैंग्वेज हो, वो जीरो और वन के फॉर्मेट में होगी। तो कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देना होगा, आइदर मुझे जीरो प्रोवाइड करना पड़ेगा या वन। अब उसके पीछे की इंटरनल कोडिंग क्या होगी, वन आइदर किसी इनपुट से जुड़ा होगा, जीरो किसी और इनपुट से जुड़ा होगा, वो आगे की बातें हैं। लेकिन ओवरऑल बात क्या है कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है दोस्तों, तो वो हमारी मशीन लैंग्वेज ही होती है। इसके अलावा डायरेक्टली कंप्यूटर किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम क्या आई इसमें, कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पास करते थे, तो दिक्कत ये आती थी कि इंस्ट्रक्शंस पास करते समय जीरो वन के फॉर्मेट में हमें कोड लिखना पड़ता था। अब अगर जीरो वन के साइजेस या लेंथ ज़्यादा है, जैसे सपोज कि ये थाउजेंड्स जीरो हैं, थाउजेंड्स वन है, या इनके कॉम्बिनेशंस हैं, तो हमें एरर फाइंड आउट करने में दिक्कत होती थी, या हमको ये पहचानने में दिक्कत होती थी कि इस जीरो का मतलब क्या है, इस वन का मतलब क्या है। हो सकता है पहली इस लाइन में जीरो का मतलब कुछ और हो, दूसरी लाइन में जीरो का मतलब कुछ और हो, या जीरो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। तो ये कंफ्यूजन बहुत ही होता था, और ये प्रॉब्लम बहुत ही आती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामर्स ने ही, कम्युनिटीज ने अप्रोक्सीमेटली 1950 में एक और लैंग्वेज जनरेट की, जिसको कहते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। अब इसमें क्या था, इन्होंने कुछ बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक पर्टिकुलर सेट से कंबाइन कर दिया। जैसे अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है, 5 और 7 को, तो उन्होंने उसके लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ही बना दिया, जिसका नाम रख दिया ऐड। अब अगर ऐड इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ऐड 5,7, तो अब हम ये समझ गए कि 5 और 7 में एडिशन होगा। उसी तरीके से अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो MUL मल्ट 5,7। तो इससे काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस इंस्ट्रक्शंस हम प्रिडिक्ट कर सकते थे, या हम गेस कर सकते थे कि इन दोनों वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल के बीच में कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, असेंबलिंग लैंग्वेज हम लोगों के यूज के लिए बनाई,
और जो हमारा कंप्यूटर था वो दोस्तों मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज को नहीं समझता था। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम असेंबली लैंग्वेज यूज करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए तो हम लोग कोड लिख सकते हैं, जैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। लेकिन कुछ ऑपरेशंस हैं उनके कोड डायरेक्टली लिखना पॉसिबल नहीं था, यानी उनके इंस्ट्रक्शंस लिखना पॉसिबल नहीं था। जैसे सपोज कीजिए अगर मुझे फैक्टोरियल करना हो या फिबोनाची की सीरीज फाइंड आउट करनी हो या कोई हाई टर्म्स में कोड करना हो, तो उस केसेस में ये फिजिबल नहीं थे प्रॉपरली। तो उस चीज के लिए आपका, या उसमें कई सारी एरर्स की भी प्रॉब्लम आती थी, उतने अप्रोप्रिएट नहीं थे। तो उसके बाद 1960s में अराउंड 10 इयर्स के बाद आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हुई। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस का कंसेप्ट क्या था दोस्तों, कि आप अपनी लैंग्वेजेस में इंग्लिश में कोई भी सिंटेक्स लिखें और उसके हिसाब से आप अपने इंस्ट्रक्शंस तैयार करें लैंग्वेज के बेसिस पे। वो लैंग्वेजेस आपकी जनरली हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती थी। इसको एरर फ्री भी कह सकते थे, या एरर डिटेक्शन बहुत ही पॉसिबल इजीली इन्वॉल्व हो जाता था। तो ये तरीके थे। तो अगर बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया था, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस में दो लैंग्वेजेस थी आपकी, मशीन लैंग्वेज जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, या असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इस पोर्शंस में मैं बात को आऊंगा कि इनका क्या यूज होता है। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो आपकी तीन लैंग्वेजेस थी, मशीन, असेंबली, हाई लेवल, तो उनको दो कैटेगरी में बांटा गया, मशीन और असेंबली को लो लेवल में, और हाई को लेवल लैंग्वेजेस को आपका हाई लेवल की कैटेगरीज में रखा गया। अब जैसे मशीन लैंग्वेज के बारे में मैंने बता दिया था कि ठीक है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 0 1, यही लैंग्वेजेस समझता था। छोटे छोटे कोड्स हम 0 1 के फॉर्मेट में लिखते थे। मशीन केवल इसी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को समझती थी। कोई भी प्रोग्राम अगर हम लोगों को डेवलप करना है तो हमें इसी लैंग्वेजेस में बनाना पड़ेगा। लेकिन प्रोग्राम बनाते समय, डेवलप करते समय एरर फाइंड आउट करना बहुत ही टफ टास्क हो जाता था अगर हम लोग मशीन लैंग्वेजेस का यूज करें। ठीक है, यानी मशीन लैंग्वेज एरर प्रोन थी और इसका मेंटेनेंस बहुत ही डिफिकल्ट था। मेंटेनेंस डिफिकल्ट का मतलब है कि आपको फाइंड आउट करना कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर नहीं है। अगर 0 1 ही यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम प्रेडिक्ट करना बहुत ही टफ हो जाता है। असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जैसे खुद प्री डिफाइंड सिंबल्स थे, जैसे मैंने बताया एडिशन करना है तो ऐड, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब, कॉम्प्लीमेंट करना है, मूव करना है तो उसके कई सारे इंस्ट्रक्शंस थे। ठीक है, तो ये असेंबली लैंग्वेजेस की कुछ बेनिफिट थी, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए कोड नहीं लिख सकते थे। ठीक है, ट्रांसलेट की रिक्वायरमेंट होती थी, रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती थी, क्योंकि जो भी डाटा स्टोर हो रहा है वो किसी न किसी रजिस्टर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, और हर रजिस्टर्स का कंप्यूटेशनल पावर या उनका एक्सेसिंग पावर अलग होता है, या रूल्स अलग होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी थी। हाई लेवल लैंग्वेज जनरली मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। ठीक है, इसका कोड जब भी हम लोग लिखते थे बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग उसको समझ सकते थे। ये जस्ट अपनी हम लोगों की ह्यूमन लैंग्वेजेस इंग्लिश के तरीके से थी। कोड हम लोग इंग्लिश में लिखते थे और उसको इजीली समझ सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस के और लो लेवल लैंग्वेजेस में थी। अब जनरली बात करें जो टर्म्स की, जैसा मैंने बताया, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर था वो मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता था, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज को समझता नहीं था। तो इनको समझने के लिए एक इंटरमीडिएट चीज का यूज हुआ जिसका नाम था ट्रांसलेटर। दोस्तों ट्रांसलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से ही अगर आपको मैं बता रहा हूँ ट्रांसलेटर क्या होता है, तो ट्रांसलेटर का काम होता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। जैसे जनरली मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो टूरिस्ट प्लेस पे आप गाइड को एलोकेट करते हैं या ट्रांसलेटर को एलोकेट करते हैं, जो वहाँ की चीजें आपको अपनी लैंग्वेजेस में समझा, आपकी लैंग्वेजेस में समझा सके। तो ट्रांसलेटर का काम ही यही था कि ट्रांसलेट करना। ये क्या करता था, ये एक लैंग्वेज को रीड करता था और इसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। यानी एक लैंग्वेज को रीड किया और उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम ट्रांसलेटर या कन्वर्टर कहलाता था। अब डिपेंड करता है लैंग्वेज के बेसिस पे कौन सा ट्रांसलेटर यूज कर रहा है। अगर हमें, बात समझिएगा दोस्तों, कंप्यूटर हमारा कौन सी लैंग्वेज समझता था, केवल मशीन लैंग्वेज। तो हमें हर कोड को मशीन लेवल लैंग्वेजेस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो किसी भी लैंग्वेजेस को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। तो ट्रांसलेटर दोस्तों तीन टाइप के थे। पहला ट्रांसलेटर था आपका
असेंबलर, दूसरा कंपाइलर एंड थर्ड था इंटरप्रेटर। असेंबलर दोस्तों ट्रांसलेटर कब यूज होता था? जब हम लोग असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे। यानी असेंबली लैंग्वेज में अगर हमने कोई कोड लिखा हुआ है तो हमें असेंबली लैंग्वेज के कोड को, जो हमने कोड लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज के कोड को हम असेंबलर ट्रांसलेटर प्रोवाइड करते थे, तो वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता था जिसका काम असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, कन्वर्ट करने का काम करता था। नाम से ही लग रहा है असेंबलर, असेंबली, दैट मीन्स असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर करता था। सेकेंड आता है आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही का काम हाई लेवल लैंग्वेजेस को आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम होता था। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए जिस ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती थी वो आइदर कंपाइलर होता था या इंटरप्रेटर होता था। अगर हाई लेवल लैंग्वेज को हमने कंपाइलर या इंटरप्रेटर को दिया तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में इजीली कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब दोनों का काम एक ही है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, लो लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इनमें डिफरेंस है दोस्तों। कब हम कंपाइलर यूज करते हैं, कब हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है। कंपाइलर क्या करता है कि पूरे कोड को, जैसे सपोज कीजिए आपने 20 लाइन का कोड लिखा हुआ है, तो कंपाइलर क्या करेगा, पूरे 20 लाइन के कोड को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने के साथ साथ पूरी 20 लाइन रीड करने के बाद आपको बताएगा कि सर तीसरी लाइन में एरर थी, पांचवी लाइन में एरर थी, या आठवीं लाइन में एरर थी। यानी उसने पूरी 20 लाइन पढ़ ली, पूरी 20 लाइन उसने पढ़ ली, पढ़ने के बाद उसने कन्वर्ट किया और साथ में बता दिया सर कन्वर्ट तो मैंने कर दिया है लेकिन आपकी सातवीं लाइन में एरर थी, आपकी नवीं लाइन में एरर थी। तो ये कंपाइलर का काम होता है। अब बात करें इंटरप्रेटर का। दोस्तों इंटरप्रेटर आपका थोड़ा सा माइंड लगाता है। किस तरीके का माइंड लगाता है इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर क्या करता है कि सर मैं लाइन बाय लाइन ही चलूंगा। यानी सपोज कीजिए 20 लाइन है तो वो पहली लाइन रीड करता था, अगर पहली लाइन में एरर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद दूसरी लाइन रीड की, दूसरी लाइन में एरर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर दिया, तीसरी लाइन रीड की उसमें एरर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर दिया, चौथी लाइन रीड की और सपोज कीजिए चौथी लाइन में एरर है तो वो चौथी लाइन के बाद से काम नहीं करेगा। यानी ये आपको बताता था कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम। कंपाइलर का काम क्या होता है, पूरे कोड को एक साथ रीड करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है और एरर बताता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है और कन्वर्ट करता है। अगर उसको चौथी लाइन में एरर मिल गई तो वो चौथी लाइन में, आपको पांचवी लाइन में नहीं जाएगा, चौथी लाइन में ही आपको बता देगा सर चौथी लाइन में एरर है, इसको आप रेक्टिफाई कीजिए। तो ये डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। अगर हम सी प्रोग्रामिंग की वर्किंग देखें तो किस तरीके से होती है सी प्रोग्रामिंग की वर्किंग। सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम सीधे सीधे एक सी प्रोग्राम का एक कोड लिखते हैं, उस कोड को हम लोग कंपाइलर को देते हैं। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, उस कोड को आपका बाइनरी कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब इस कोड को जनरली जो हम लोग कहते हैं बाइनरी कोड कहते हैं। ठीक है, अब इस कोड के बेस पे हम कुछ ना कुछ इस कोड को इनपुट देते हैं, उस इनपुट के करस्पॉन्डेंस हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। तो ये सी प्रोग्रामिंग की वर्किंग होती है, जिसे हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे जब सी के बारे में इंट्रोडक्शंस बताएंगे कि किस तरीके से। तो अभी के लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपाइलर का काम क्या होता है, इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, ठीक है, और असेंबलर का काम क्या होता है। ये सभी ट्रांसलेटर होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेजेस में। ठीक है, कंपाइलर जितने भी टाइप्स की एरर्स होती हैं उनको लिस्टेड कर देता है। ठीक है, एडवांटेज क्या होते हैं कंपाइलर के, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, कम टाइम लेता है आपका, सिंगल रन में एक ही बार रन करने में ही आपको कोड को कंपाइल कर देता है, हर तरीके की एरर, सिंटैटिक एरर, सिमेंटिक एरर्स दोनों को चेक कर लेता है। ठीक है, ये हाई लेवल के लिए सपोर्टेड होता है बहुत ज़्यादा।
इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर कोड के स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन आपका कन्वर्ट करता है, और जैसे ही आपको एरर मिलती है जिस भी लाइन में, वो आपको इंटीमेट तुरंत इन्फॉर्म करता है कि इस लाइन में एरर है। इंटरप्रेटर के अपने एडवांटेज हैं, जैसे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन आपको इंटरप्रेट करना है या ट्रांसलेट करना है तो इंटरप्रेटर बेस्ट है। स्मॉल साइज के कोड हैं तो उसके लिए हम इंटरप्रेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि वो लाइन बाय लाइन करता है। फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इंटरप्रेटर जितने भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, कंपाइलर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। एरर लोकलाइजेशन इज इजियर, एरर को फाइंड करना, हाँ जी दोस्तों, एरर को फाइंड करना सबसे ज्यादा टफ टास्क होता है, जो कि इंटरप्रेटर के लिए आसान होता है, कंपाइलर के लिए टफ होता है। क्यों? क्योंकि अगर थर्ड लाइन तक कोड चला है और चौथी लाइन पे कोड नहीं चला है तो उसका मतलब है कि जो एरर होगी वो फोर्थ लाइन में होगी। ये इंटरप्रेटर बता सकता है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, सारी लाइन एक साथ रीड कर लेता है, तो ये बता नहीं पाता है, मतलब इजीली नहीं डिटेक्ट कर सकते कि किस लाइन में कोड होता है, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा कई सारे और भी डिफरेंसेस होते हैं, अगर हम देखें कंपाइलर और इंटरप्रेटर के वन बाय वन पैरामीटर के बेसिस पे, स्कैनिंग के बेसिस पे, जैसे मैंने बताया कंपाइलर पूरे कोड को स्कैन कर लेता है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है, वन बाय वन लाइन को स्कैन करता है। एरर डिटेक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी टाइप्स की एरर होती हैं कंपाइलर सभी को, ठीक है, देखिए एट द व्हेन स्कैनिंग इज परफॉर्म ऑल द एरर्स आर शोन इन द एंड ऑफ टुगेदर, यानी एट द लास्ट में पूरे कोड को स्कैन करने के बाद आपको जितने भी टाइप की एरर होगी वो बता देगा। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन स्कैन करेगा और लाइन बाय लाइन आपको एरर बताएगा, जी हाँ पहली लाइन में कोई एरर नहीं, दूसरी लाइन में कोई एरर नहीं, इस तरीके से। ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, कंपाइलर जो अभी कोड को कन्वर्ट करता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट करता है, यानी एक इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो डू नॉट कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, यानी सोर्स कोड में ये कन्वर्ट नहीं करता है। एग्जीक्यूशन टाइम की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो कंपाइलर में बहुत ही कम, कंपाइलर इज लेस, ठीक है, दैट इज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ कंपाइलर इज लेस, यानी कंपाइलर का एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर में इट इज नॉट प्रेफर्ड ड्यू टू द स्लो स्पीड, क्योंकि स्पीड स्लो होती है इंटरप्रेटर की। ठीक है, यूजुअली इंटरप्रेटर स्लो चलता है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। और इसके साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट कोड की भी बात करें तो ऑब्जेक्ट कोड यूज नहीं होता है, फिर भी इंटरप्रेटर स्लो आपका होता है, जबकि कंपाइलर में ऑब्जेक्ट कोड यूज होता है। सोर्स कोड के लिए क्या करता है, कंपाइलर को सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बाद में इंटरप्रेटर को रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंपाइलर को सपोर्ट करते हैं, सी कंपाइलर बेस होती है, सी शार्प होती है, सी प्लस प्लस होती है। इंटरप्रेटर के लिए हम लोग पाइथन कह सकते हैं, रूबी कह सकते हैं, और भी लैंग्वेजेस कह सकते हैं। एरर डिटेक्शन, कंपाइलर जितनी भी एरर्स होती हैं वो सारी चेक करता है, लेकिन इंटरप्रेटर सारी एरर्स को नहीं चेक करता, वो सिंटैक्स बेस पे एरर पे फोकस करता है, सेमेंटिक एरर्स पे फोकस नहीं करता। कंपाइलर का साइज बहुत ही बड़ा होता है, इंटरप्रेटर का स्मॉल होता है। कंपाइलर उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, इंटरप्रेटर रिलेटेबल है, फ्लेक्सिबल है। एफिशिएंसी के बेस में कंपाइलर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो लार्ज से लार्ज डाटा वॉल्यूम्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटरप्रेटर उतना लार्ज के लिए टाइम लेता है तो उतना एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों समरी आपकी यही है कि डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हैंडल करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर हमारी समझता है, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं समझता है। अगर बात करें लैंग्वेजेस की तो असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये और आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज की कैटेगरीज होती हैं। इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, लो लेवल एंड हाई लेवल की कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। अब अगर आपका असेंबली लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आज की सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स पे हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेजेस को किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं और इसका सिंटैक्स कैसे होता है, कोड कैसे होता है। तो बने रहिए चैनल्स पे। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।